हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग फॉर अड्डा की आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के ऐसे प्रश्न जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई, मगध क्यों बना सबसे ताकतवर, अकबर की दीन इलाही नीति, महाजनपद काल में मगध, ऋग्वेद काल में मुख्य आजीविका। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडारण के लिए क्या प्रयोग होता था? देखो, पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा के लोग बहुत व्यवस्थित थे, खेती करते थे और खूब अनाज पैदा होता था। तो उस अनाज को रखने के लिए उन्होंने बड़े बड़े अन्नागार बनाए, जिन्हें हम आज गनेरी कहते हैं। ये कोई छोटा गोदाम नहीं था, बल्कि पूरा सरकारी स्टोर जैसा था। इससे पता चलता था कि वहाँ प्रशासन भी मजबूत था और लोग भविष्य के लिए अनाज जमा करते थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गनेरेडी या अन्नागार। एनसीईआरटी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता कृषि आधारित थी। बड़े बड़े अन्नागार बनाए जाते थे जहां गेहूं और जौ संग्रहित होता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगह इनके प्रमाण मिले हैं। इससे संगठित प्रशासन और अधिशेष उत्पादन का पता चलता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल में मुख्य आजीविका क्या थी? अगर तुम उस समय पहुंच जाओगे तो खेत कम और गाय भैंस ज्यादा दिखेगी। उस समय लोगों की असली संपत्ति गाय थी। जितनी ज्यादा गाय उतना ही अमीर आदमी। लड़ाई भी नहीं होती थी जमीन जगह के लिए, गायों के लिए होती थी। बाद में जाकर लोग अस्थायी हुए और खेती शुरू हुई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुपालन। ऋग्वेद में गाय को धन माना गया। युद्ध भी गायों के लिए होते थे, जिन्हें गविष्टि कहा जाता था। कृषि समिति थी और लोग अर्ध घुमंतु थे, और बाद में जाकर उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख हुई। अगला प्रश्न, महाजनपद काल में मगध शक्तिशाली क्यों बना? मगध की किस्मत बहुत अच्छी थी। वहाँ लोहा भरपूर मिलता था, जिससे अच्छे हथियार बनते थे। ऊपर से गंगा जैसी नदियाँ, उपजाऊ जमीन और आसान परिवहन, मतलब सेना भी मजबूत, खेती भी जबरदस्त और व्यापार भी आसान। इसी वजह से बड़े बड़े साम्राज्य वहीं से उठे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहे की उपलब्धता। मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार में लोहा अयस्क प्रचुर था। इससे मजबूत हथियार और कृषि उपकरण बने। गंगा का मैदान उपजाऊ था और नदियों से परिवहन आसान था। यही कारण है कि मगध से ही नंद और मौर्य साम्राज्य उभरे। अगला प्रश्न, अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया? अशोक पहले बहुत खतरनाक योद्धा था, लेकिन कलिंग युद्ध में इतनी मौतें हुई कि उसका दिल हिल गया। उसने सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद उसने युद्ध छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। फिर लोगों को प्यार दिया और अहिंसा का संदेश देने लगा। कलिंग युद्ध लगभग 1661 ईसा पूर्व में भारी जनहानि हुई। अशोक इस हिंसा से दुखी होकर बौद्ध धर्म की ओर मुड़े। उन्होंने दंभ नीति अपनाई और शिलालेखों के माध्यम से नैतिक संदेश फैलाए। अगला प्रश्न, गुप्त काल को सुवर्ण युग क्यों कहा जाता है? इस समय की बात करें तो इस समय भारत में सब कुछ टॉप लेवल पे चल रहा था। कला, साहित्य, विज्ञान और गणित, हर जगह प्रगति। कालिदास जैसे कवि, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक इसी समय में हुए। देश भी शक्तिशाली थी और लोग बहुत खुशहाल थे। इसलिए इतिहासकार इसे भारत का गोल्डन एज कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कला, विज्ञान और साहित्य की उन्नति। गुप्त काल में आर्यभट्ट, कालिदास, वराहमिहिर जैसे महान विद्वान हुए। विज्ञान, गणित, खगोल, साहित्य और कला में प्रगति हुई। शांति और समृद्धि का दौर था, इसलिए इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का। मोहम्मद गोरी मर गया तो उसका गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक बोला, अब मैं राजा। उसने 1206 में दिल्ली में शासन शुरू किया। इसी से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है। बाद में उसके बाद वाले शासकों ने इसे और मजबूत किया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में सत्ता संभाली और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुब मीनार का निर्माण भी उसी ने ही शुरू कराया था। अगला प्रश्न, अकबर की दीन इलाही नीति का उद्देश्य क्या था? उसे पता था कि इतने बड़े देश को केवल एक धर्म से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए उसने सब धर्मों को बराबर सम्मान दिया। उसने एक नई सोच बनाई, सब लोग मिलकर रहें, लड़ाई ना करें। यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक एकता स्थापित करना।
अकबर ने विभिन्न धर्मों के तत्वों को मिलाकर एक नैतिक पंथ बनाने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाना था। हालांकि यह व्यापक रूप से लोकप्रिय नहीं हुआ। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग से आने वाले यूरोपीय कौन थे? अब हम बात करते हैं समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली, जिसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि 1498 में कालीकट पहुंचा। इससे पहले यूरोप में भारत आने के लिए लंबा जमीन वाला रास्ता था। इस नई खोज ने व्यापार का पूरा खेल बदल के रख दिया और फिर बाद में अंग्रेज भी आ गए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। इससे यूरोप से भारत का सीधा समुद्री संपर्क स्थापित हुआ। बाद में अन्य यूरोपीय शक्तिशाली भी आए। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? अब हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण। दरअसल असल गुस्सा तो पहले से था, लेकिन चिंगारी बनी कारतूस वाली बात। नई बंदूक के कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था और कहा गया कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी है। इससे हिंदू मुस्लिम दोनों नाराज हो गए। बस फिर क्या था, विद्रोह शुरू हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारतूसों में गाय सूअर की चर्बी। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था। अफवाह था कि इनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और विद्रोह उभर उठा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश शासन में भारतीयों की कोई सुनवाई नहीं थी, इसलिए पढ़े लिखे भारतीयों ने सोचा हमें एक मंच चाहिए जहां से हम अपनी बात रख सकें। इसी सोच से 1885 में कांग्रेस बनी। बाद में यही संगठन आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा नेता बना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम की पहल पर हुई। इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ और इसके अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी बने। यह संगठन आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य मंच बना। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो उपयोगी लगी हो। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीके जीएस क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।